This conference will now be recorded. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 असाइनमेंट से करने के लिए दिया था। पहले हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, साथ फिर नेक्स्ट आज कोशिश करेंगे कि आज बेसिक 1-2 कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें। जी, असाइनमेंट निकालें जरा काइंडली। असाइनमेंट अपने सामने रखें और पास्ट पेपर निकालें। जी, क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिया था और 5 और 7 3 क्वेश्चन आपको दिए थे। जी मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं इसको कि ये क्वेश्चन 11 मार्क्स का पेपर में आया हुआ है। सर जी, कल वाला क्वेश्चन तो बाकी रह गया था। अच्छा, कल वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले वो कल वाले क्वेश्चन का एक पार्ट रहता है, वो कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, कल वाला क्वेश्चन ये था कि आपके पास राइट टू रिटर्न द है, कस्टमर के पास राइट है कि रिटर्न कर सकता है। ठीक है जनाब, ऑप्शन 1 थी कि 10% पास्ट एक्सपीरियंस है कि चीजें वापस हो सकती हैं, तो हमने 10% रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया, बाकी का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है पहले, तो स्टैंडर्ड हमें कहता है आप अपने आप को एक दफा एग्जिट करके दोबारा एंटर हूं तो फिर आपको आवाज आना शुरू हो जाएगी। जी, तो अगर पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है तो उसमें फिर हम क्या करेंगे। केस 1 में तो हमने देखा कि हम जितने परसेंट हमें राइट टू रिटर्न है, हम रिफंड लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे और इतने से ही एस राइट टू रिकवर द एसेट हम डेबिट कर देंगे। बट जैसे ही टाइम लिमिट एक्सपायर होगी तो जितनी चीजें रिटर्न हैं उसके लिए कैश या अपने रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसका हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, ये हमने 1000 से किया भी था। उसके बाद हमने आज जो सीखना है कि अगर पास्ट एक्सपीरियंस ना हो तो क्या करते हैं। कल वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो हमने टोटल 20,000 के यूनिट्स हमने सेल किए थे। कहते हैं इफ केस 2 की बात हम करने लगे। अब इफ देयर इज नो पास्ट एक्सपीरियंस, अगर कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है तब हमने अपना रेवेन्यू किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है। कहते हैं कि एट द डेट ऑफ सेल, जिस दिन हमने सेल किया, एट द डेट ऑफ सेल हम अपनी एक एंट्री पास करेंगे, एसेट राइट टू रिसीव या रिकवर द एसेट डेबिट रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट, पूरी अमाउंट से होल अमाउंट से हम अपनी रिफंड लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। आपको याद होगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि आपने अपनी इनकम ओवरशेड नहीं करनी। अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस रिलायबल है तो तब तो हम बिल्कुल जितना एक्सपीरियंस है उतने की लायबिलिटी क्रिएट करते, बाकी अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते। लेकिन अगर नहीं है तो फिर पूरी की पूरी रिफंड लायबिलिटी है, उसमें कोई भी आपने अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना।
और साथ इसकी जो सॉरी ये यहां पर कैश डेबिट करना है, माजरत, कैश डेबिट करेंगे और रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो इसकी कॉस्ट होगी उस अमाउंट से राइट टू रिकवर द एसेट होगा। जो इसकी कॉस्ट होगी, राइट टू रिकवर द एसेट, इन्वेंट्री क्रेडिट कर देंगे इस अमाउंट से जितनी उसकी कॉस्ट थी। देखिए हमारी इन्वेंट्री तो 15,000 की क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि हमने अपने कस्टमर को ट्रांसफर कर दी, लेकिन उसके पास राइट है कि विद इन 20 डेज वो वापस आपको भेज सकता है। तो आप राइट टू रिकवर द एसेट या राइट टू रिसीव द एसेट डेबिट कर दोगे और इन्वेंट्री क्रेडिट कर दोगे एट द डेट ऑफ सेल। ये दो एंट्री पास करेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो फिर सिर्फ कैश डेबिट, रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट कर देंगे। फिर जैसे ही 20 डेज एक्सपायर होंगे, आफ्टर 20 डेज हमने क्या करना है, जितनी रिफंड लायबिलिटी आपने क्रेडिट कर दी है उसको डेबिट कर देंगे। जितनी भी रिफंड लायबिलिटी आपने क्रेडिट की हुई है डेबिट कर देंगे। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ कैश रिफंड किया है अगेंस्ट रिटर्न के तो वो क्रेडिट कर देंगे कैश। और हमने शायद कुछ चीजें रिटर्न की थी 1000 से, 1000 से चीजें हमने रिटर्न की थी, तो 1000 से हम अपना कैश क्रेडिट कर देंगे, या अगर रिसीवेबल बुक किया है तो वो क्रेडिट कर देंगे। बाकी जो बच गई अमाउंट तब हम अपना सारे का सारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे, यानी एट द एक्सपायर ऑफ 20 डेज। अब हमारी लायबिलिटी तो रही नहीं कि हमें कोई रिफंड होगा, उसके बाद हमने रिफंड करना भी नहीं है। जितना रिफंड कर दिया ओके, बाकी की अमाउंट अपना आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। और आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो तो फिर इसकी कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट कर देंगे। जितनी इन्वेंट्री वापस आई है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से, जितनी इन्वेंट्री वापस आई है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, तो कितनी कॉस्ट वाली इन्वेंट्री हमें वापस आ गई थी, 15 रुपीज थी आई थिंक, और मल्टीप्लाई बाय 50 यूनिट थे, शायद 750 अमाउंट बनती है टोटल। इन्वेंट्री अपनी क्रेडिट कर देंगे, सॉरी एसेट जो आपने राइट टू रिकवर लिखा था वो अपना क्रेडिट कर देंगे, राइट टू। सर ये कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, इन्वेंट्री है, कॉस्ट ऑफ सेल और इन्वेंट्री दोनों क्रेडिट करेंगे? नहीं, अब देखो ना, पहले आप राइट टू रिकवर एसेट को क्रेडिट करो ना। कितनी अमाउंट से आपने एसेट को डेबिट किया था? 15,000 से। पूरी अमाउंट 15,000 से क्रेडिट करें पहले तो, ठीक है। उसमें जितनी इन्वेंट्री रिटर्न हो गई वापस आ गई वो डेबिट। जितनी अमाउंट इन्वेंट्री की हमारे पास वापस आ गई वो डेबिट कर देंगे। बाकी जो अमाउंट है वो सारी की सारी हम कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट कर देंगे, क्योंकि बाकी तो अब एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर देंगे ना, बाकी का तो हम अपना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर देंगे। दोबारा सुनिएगा, जिस दिन 20 डेज एक्सपायर होंगे रिफंड लायबिलिटी भी खत्म कर देंगे और एसेट जो रिकवर होने के चांसेस हैं वो भी क्रेडिट कर देंगे। जितनी अमाउंट रिटर्न हुई वो रिकॉर्ड करने के बाद बाकी रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड कर देंगे। हाँ, अगर रिटर्न कुछ भी ना होता तो सारी अमाउंट रेवेन्यू और सारी अमाउंट कॉस्ट ऑफ सेल में चली जाती, ठीक है। तो ये कल हमारा एक क्वेश्चन था और इसी से रिलेटेड और बाकी जितने भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे उससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, ठीक है।
तो उनमें से बारी बारी अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अपनी असाइनमेंट सामने रखें काइंडली। क्वेश्चन नंबर 4 में है जनाब, लिखा हुआ है लिस्ट द क्राइटेरिया दैट मस्ट मेट एन अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर अंडर IFRS 50। क्या बताना है? कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। कौन कौन सी चीजें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर के लिए जरूरी थी? सबसे पहले अप्रूव्ड बाय द पार्टी, फिर हर पार्टी के राइट्स के बारे में पता हो, उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या था? याद आई चीजें या नहीं? कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर के लिए कौन सी 5 चीजें बताई थी? ट्रांजैक्शन प्राइस, हर पार्टी का राइट होना चाहिए, पेमेंट टर्म्स हूं, जी मेरे भाई, पेमेंट टर्म्स होनी चाहिए, फिर कमर्शियल सब्सटेंस एंड लास्ट वन इज कंसीडरेशन। ठीक है, तो जनाब ये पेपर में 5 पॉइंट्स 4 मार्क्स के लिखने के लिए आए हुए हैं। फिर 7 मार्क्स के 2 पॉइंट्स हैं। अब बी पार्ट देखें, मेन हमारा ताल्लुक बी पार्ट के साथ है, और देखें जिस तरह हम पढ़ते हैं उसमें से थोड़ी बहुत चीजें वो चेंज करेगा। तो जनाब पे कहता है गिटार वर्ल्ड नॉर्मली सेल्स मशीन A13 for rupees 1.7 million. Maintenance service for such type of machine are provided separately 25,000 per month. Detail of 2 contracts for the sale of the machine A13 are as follow. यानी नॉर्मली मशीन A13 वो 1.7 मिलियन की बेचते हैं और 25,000 पर मंथ वो अपनी रिपेयर सर्विस के पैसे लेते हैं। ओके की बात। कहते हैं कि जनाब पहली बात, ऑन 1 जुलाई 2018 GW signed a contract with EL to sell machine A13 with 1 year free maintenance service at a lump sum rupees 1.8 million. सेल विद सर्विस एग्रीमेंट वाला केस बन गया। सेल विद सर्विस एग्रीमेंट वाला केस बन गया। The amount was received upon delivery of the machine on 1st August 2018. क्लियर होगी बात? डेट में, और हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2018। शो सपोर्टिंग कैलकुलेशन, जरा गौर से फरमाया, बट एंट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। बट एंट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड। अक्सर हमें जो चीज आती होती है हम वो लिखकर आ जाते हैं। मैंने कितनी दफा आपसे कहा था कि इंफॉर्मेशन वो लिखनी होती है जो रिक्वायर्ड हो। कहता है विद रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, एक्सप्लेन हाउ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉर्डेड इन द GW बुक्स। एंट्रीज नहीं लिखनी, ठीक है? इसमें मतलब हमने वो 5 स्टेप पूरे करने हैं। क्या करने हैं? 5 स्टेप पूरे करने। अब उसने उसकी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी बता दी, हम उसको वो अपोर्शन करेंगे, एलोकेट करेंगे, वो सारा। दूसरा पार्ट बाद में पढ़ते हैं, पहले हम एक पार्ट अपना पूरा करते हैं। ठीक है, आए जरा इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम करेंगे कि GW कॉन्ट्रैक्ट विद इंजीनियरिंग लिमिटेड है,
ईयर। स्टेप नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई हो गया। देयर आर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, देयर आर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। कौन कौन सी हैं? एक तो जनाब मशीन A13 प्रोवाइड करनी है और दूसरा है 1 साल की फ्री मेंटेनेंस सर्विस देनी है। ठीक है जी। नंबर 1, अगर देखें एक बात याद रखें, अगर आपको क्लियर पता चल जाए ना कि फलां फलां हमारी ऑब्लिगेशन है तो ठीक है, वरना सिर्फ लिखना देयर आर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बस। लेकिन यहां पर हमें क्लियर है, पहला है प्रोवाइड मशीन A13 और दूसरी हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है प्रोवाइड फ्री 1 ईयर मेंटेनेंस सर्विस। डन। स्टेप नंबर 3 है ट्रांजैक्शन प्राइस। एनीवन, कौन बंदा बताएगा ट्रांजैक्शन प्राइस के बारे में? इसमें ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है? 1.7 मिलियन है, 1.8 मिलियन है, या 1.7 मिलियन प्लस मेंटेनेंस सर्विस? अतीक ने बताया, राना फाहद 1.8 मिलियन सर। बता रहे हैं 1.8 मिलियन। गुड हो गया। ट्रांजैक्शन प्राइस इज 1.8 मिलियन। डन होगी बात। यहां पर डेट का जरा ख्याल हम करेंगे क्योंकि हमने 31 दिसंबर 2018 तक जाना है। हमने कब तक जाना है? हाँ, और कुछ लोगों ने सॉल्यूशन देखा होगा और अब सॉल्यूशन हम जो कर रहे हैं इसमें फर्क आएगा आवाज नहीं आ रही। प्रेजेंटेशन में, क्योंकि आईकैप का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, हम वो एक सजेस्टेड आंसर है, हम अपने तरीके से आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। और रेवेन्यू।
क्योंकि इसमें रेवेन्यू डिफरेंट होगा। अभी देखते हैं और ये चीजें आपको अच्छी भी लगेंगी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हमारे पास दो हैं, वन इज मशीन A13 and second one is maintenance service। दोनों की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस काइंडली बता दीजिए। 1.7 मिलियन कंप्लीट लिखेंगे तो 1700,000, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 25,000 पर मंथ है ना, 300,000 टोटल आ गया हमारे पास 2 मिलियन। एलोकेट कैसे करेंगे, याद है किसी को कुछ? हमारा टोटल रेवेन्यू है 1800,000 इन अगेंस्ट ऑफ 2 मिलियन। इसको हमने एलोकेट करना है। 1.8 मिलियन को टोटल 2 मिलियन के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1700,000, तो ये हमारे पास एलोकेशन आ जाएगी जी जनाब। कितनी अमाउंट आ रही है? 1530000। और सेम इसी चीज को 1800,000 को 2 मिलियन पे डिवाइड करेंगे, मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। डन। तो हमारे पास आ जाएगा 270,000। ये हमारे पास कंप्लीट अपना 1800,000 पूरा हो रहा है, राइट। हमने अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है 31 दिसंबर 2018 तक का। अब ये जरा इंटरेस्टिंग बात है, हमने मशीन तो ट्रांसफर कर दी, मशीन से रिलेटेड रेवेन्यू तो पूरा ट्रांसफर होगा। अब जरा गौर फरमाएं, जो पर मंथ सर्विस दे रही हैं, जो पर मंथ सर्विस दे रहे हैं, वो 2018 में कितने मंथ कवर होंगे, हम सिर्फ वही लेंगे। जितने मंथ कवर होंगे, अब काउंट करना शुरू करें। हमने मशीन ट्रांसफर की 1 अगस्त 2018 को, तो 1 अगस्त 8वां महीना, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 5 महीने। तो मल्टीप्लाइड बाय 5/12, हम वैसे टोटल 270,000 रेवेन्यू होगा, लेकिन उसमें से हम उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे जितने महीनों का रेवेन्यू बनता है। तो 5 महीनों का कितना बनता है, किसी ने फाइंड किया? 12 पे डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करें, 112,500। लो मेरे भाई, ये उसने डेट का जो बताया है, सर ये फिर 25,012 से मल्टीप्लाई क्यों किया, फिर पूरे साल का क्यों लिया? नहीं, हमने 1.8 मिलियन के अंदर कितना टोटल मेंटेनेंस सर्विस है उसको सेग्रीगेट किया, फिर वो हर महीने पे डिस्ट्रीब्यूट होगा पॉइंट ओवर टाइम। पहले तो हमने पूरा रेवेन्यू चेक किया कि उसमें टोटल रेवेन्यू मेंटेनेंस का है कितना, ठीक है, टोटल मेंटेनेंस है कितना, वो अलग करके फिर उस मेंटेनेंस में हमारे 2018 के साल में कितना पोर्शन आएगा वो हमने अलग कर दिया। चलेंगे, अब हम लिखेंगे लास्ट स्टेप नंबर 5, रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। चलें जनाब, ये लिखें जरा कि हमने, क्योंकि उसने एंट्री हमसे नहीं मांगी,
तो हम लिखेंगे रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज related to machine A13 rupees 1530 point in time at 1/8/2018 as machine transferred. हमने एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का रेवेन्यू बता दिया कि पॉइंट इन टाइम 1/8/18 को हम 1530 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे। फिर दूसरा लिखेंगे रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज related to maintenance service rupees 270,000 point overtime as services performed या provide। ये लिखने के बाद फिर हमने ये बताना है कि 31 दिसंबर तक का रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू अप टू 31 दिसंबर 2018 रुपीज 112,500। रिमेनिंग जो अमाउंट है वो हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या डेफर्ड लायबिलिटी या डेफर्ड रेवेन्यू या इस तरह का वो बाकी फिर क्योंकि पैसे तो हमने ले लिए तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये था तरीका प्रेजेंट करने का। ओके होगी बात। हमने ये डेट के साथ मेंशन करना है कि 31 दिसंबर तक हमारा सर्विस का रेवेन्यू कितना आएगा। ओके होगी बात। ये था पार्ट 1 हमारा, यानी चीजें वही हैं, ये लाइन रटी रटाई है। आपने अगर वो एंट्रीज कहता तो फिर हम एंट्री पास करके देते, उसने एंट्रीज खुद मना कर दी है कि एंट्रीज तो आपने हरगिज पास करनी ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ये इंटरेस्टिंग है। कहते हैं अक्टूबर 2018 को GWO ने, कुछ लोग लिखना चाह रहे हैं, मोहित भाई लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो वैसे अमाउंट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लिखने का हमारा, आप उसी हिसाब से लिख लिया करो। चले 1 मिनट है सब लोग के पास, जो लिखना चाहता है लिख ले। चलें जी। अरहम सलीम कह रहा है कि अरहम भाई 270,000 टोटल बनता है, इस 270,000 में से 2018 का कितना है वो हमने अलग से लिखा है। मतलब 270,000 तो सर्विस का टोटल है ना रेवेन्यू, ठीक है। तो उसमें से 2018 का रिलेटेड है 5 महीनों का रेवेन्यू, हम वो अलग से लिखा है कि ये 2018 तक कितना होगा। फिर बाकी जो रेवेन्यू है वो रिकॉर्ड करेंगे अगले जैसे जैसे सर्विस को टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे। ओके, चलें नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पे है। ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स करके दे रहा है पेपर। 1 अक्टूबर 2018 को एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ VLs के साथ।
1.95 मिलियन में हमने वो चीज प्रोवाइड की। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट वुड बी मेड आफ्टर 2 years। लो जी, पेमेंट कब होनी है? 2 साल बाद। वैसे नॉर्मली आपने देखा कि 1.8 मिलियन की चीज अब वो कितने पे दे रहा है? 1.95 मिलियन में, क्योंकि पेमेंट 2 साल बाद देनी है उसने। मेंटेनेंस सर्विस वुड आल्सो बी प्रोवाइडेड 25,000 पर मंथ फॉर 2 years। लो जी, मेंटेनेंस सर्विस भी 2 साल की है, which would be paid at the end of each month, which would be paid at the end of each month। कोई बंदा एंट्री की बात कर रहा है, उसने जब मना किया है कि एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इसलिए हम एंट्री पास नहीं कर रहे। ठीक है, चले जनाब, अब इस क्वेश्चन के अंदर एक बात और याद रखनी है कि ये जो 2 साल जो उसने सर्विस दिया ना, वो इंक्लूडेड नहीं है, वो सेपरेट है। मेंटेनेंस सर्विस वुड आल्सो प्रोवाइडेड 25,000 पर मंथ फॉर 2 years। ये उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है और ना ही वो फ्री सर्विस दे रहा है। सर्विस का अलग रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, हर महीने जैसे जैसे महीना गुजरता जाएगा हर महीने का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता जाएगा। ओके होगी बात? लेकिन जो हमारी मशीन है A13, वो ओरिजिनल कितने की है? 1.7 मिलियन की। हम इसे 2 years क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। कितने की क्रेडिट कर रहे हैं? 1.95 मिलियन की। दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। ये आपके पास टाइम आ गया। अगर ये आप लोगों को 3 बातें बता दी जाए तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो? 1.7 मिलियन वाली मशीन आप सेल आउट कर रहे हो 1.95 मिलियन की, 2 साल की उधार पे। तो यहां से हम एक इंटरेस्ट फाइंड करेंगे जो कि अपनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो करें जरा। आपको याद होगा S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई की पावर n, ये फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो 1.95 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 1 प्लस आई की पावर 2। जी मेरे भाई सॉल्व फॉर x कर दो, या 1.95 डिवाइडेड बाय 1.7 होल पावर 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू आई। अपने कैलकुलेटर पे पुट करो तो आपके पास रेट आ जाएगा 0.071। कितना रेट आ रहा है? 7.1%। जब भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, आपको पता है रेट ऑफ डिस्काउंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है। तो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब अगर एंट्रीज पास करनी होती तो आपको आती हैं, लेकिन लिखना भी आना चाहिए, इसलिए तो उसने हमें मना किया है कि जनाब एंट्री नहीं बतानी, आपने लिखने की प्रैक्टिस करवाई है हमारी। स्टेप नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट बताएंगे, स्टेप नंबर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बताएंगे, स्टेप नंबर 3 ट्रांजैक्शन प्राइस बताएंगे, स्टेप नंबर 4 एलोकेशन की जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, हम चलते हैं स्टेप नंबर 5 पे डायरेक्ट, कि रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है। अब मुझे बताओ, रेवेन्यू मैं 1.7 मिलियन पे रिकॉर्ड करूंगा या 1.95 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा? 1.95 एट द डे, जिस दिन 1 अक्टूबर 2018 को प्रेजेंट वैल्यू से रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, तो हम लिखेंगे रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड
रिलेटेड टू मशीन A13। हमने सिर्फ 2018 की बातें बतानी है, ये बात याद रखनी है, सिर्फ 2018 की। रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड रिलेटेड टू मशीन A13 रुपीज 1700,000 एज, बल्कि एट 1 अक्टूबर 2018 एज मशीन ट्रांसफर। डन। इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम भी तो आएगी, 2 साल बाद हमें पेमेंट मिलनी है ना, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम भी आएगी। वो मैं यहां पर ही फाइंड कर लेता हूं, रेवेन्यू रिलेटेड टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। $1,700,000 मल्टीप्लाइड बाय 7.1% मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने आ रहे हैं जनाब 2018 के? 3/12। जितने महीने 2018 के आएंगे हम उतना ही रेवेन्यू लेंगे। नॉर्मली तो हम पूरा साल लेते हैं ना, वो हम कंसीडर करते हैं कि साल के शुरू से साल के एंड तक है, लेकिन 2018 के सिर्फ 3 महीने आ रहे हैं, तो हम सिर्फ 3 महीने का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। और जिसकी एंट्री पास करेंगे, क्या एंट्री पास होगी भला? कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम जिसे हम कहते हैं। चलें जनाब, 1700,000 multiplied by 0.071 multiplied by 3 divided by 12, 30,175, 1700,000 multiplied by 0.071 multiplied by 3 divided by 12, 30,175। ये होगा रेवेन्यू हमारा रिलेटेड टू इंटरेस्ट इनकम, ये रेवेन्यू हमारा होगा रिलेटेड टू एसेट। और एक तीसरा रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिलेटेड टू मेंटेनेंस सर्विस, $25,000 multiplied by 3 is equal to 75,000। अब ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट था हमारा एक तरह का, मशीन के अंदर वो इंक्लूडेड नहीं था, तो हर 2018 के अंदर टोटल 3 महीने हुए हैं, तो हम उसके 3 महीने का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। मशीन का 2018 में 1700,000, इंटरेस्ट का 30,175 और मेंटेनेंस सर्विस का 75,000। तो ये 3 तरह से हमने अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया, क्योंकि उसके अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 थी, लेकिन उसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आ गया। सर ये जो 30,175 वाला रेवेन्यू है, ये किस डेट पे रिकॉर्ड होगा? ये साल के एंड पे, ये 2018 की बात हो रही है ना, उसने पूरे 2018 के एंड पे पूछा कि क्या क्या रिकॉर्ड होना है। ये सब 31 दिसंबर 2018 का काम है, सब तीनों, उसमें किसी भी डेट को रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन हमने बता रहे हैं 31 दिसंबर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना टाइम 31 दिसंबर 2018 के पूरे साल में इस्तेमाल हुआ है, हमने सिर्फ वही रिकॉर्ड करना है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट था इस क्वेश्चन का। तो इसको हमने, आदिल का सवाल है, कुछ क्वेश्चन मार्क आ रहा है, लेकिन मैंने क्वेश्चन नहीं देखा। जी जनाब, अच्छा ये कह रहे हैं कि क्या ये क्रेडिट पे है या जी? देखें जरा उसने क्या कहा है, आपने शायद सवाल नहीं पढ़ा। वो कहता है
Maintenance service would also provided 25,000 per month would be paid at the end of each month. हर महीने वो पे हो रही है. मेंटेनेंस सर्विस उधार पे नहीं है. अगर वो भी उधार पे होती तो उसका हम टाइम फैक्टर लेते, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला, लेकिन वो उधार पे नहीं है. तो ये सवाल हमारा 11 नंबर का पेपर में आया हुआ है. सर अगर वो अगले साल का भी कहता तो फिर ये जो 30175 है इसको 1700 में ऐड करके उस पे इंटरेस्ट लेते. नहीं, ऐड क्यों करेंगे? हर साल का रेवेन्यू अलग लिखेंगे मेरे भाई. रेवेन्यू फॉर द ईयर होता है, जितना रिकॉर्ड कर चुके हैं वो खत्म. अगले साल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं. हाँ, इंटरेस्ट अगले साल 12 महीनों का रिकॉर्ड होगा 2019 में, और मेंटेनेंस सर्विस भी 12 महीनों की आएगी. फिर उससे अगले साल 2020 के अंदर हम चले जाएं तो बाकी जो टाइम बच जाएगा, 9 महीने एक बच जाएंगे, वो फिर रिकॉर्ड हो जाएंगे. जी 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है 3 नंबर प्लस 5 प्लस 4, टोटल 12 मार्क्स. जरा गौर से देखना. लिस्ट द 5 स्टेप इन्वॉल्व्ड इन रेवेन्यू अंडर रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर. 5 स्टेप मॉडल बताने हैं. 3 नंबर का ये सवाल है. कौन से 5 स्टेप थे? आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन प्राइस, एलोकेशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन. मतलब 5 स्टेप बताने के 3 नंबर यहां पर थे. उसके बाद अब ये चीजें ना वो एमसीक्यूज में कवर कर लेता है. थ्योरेटिकल पोर्शन अब वो एमसीक्यूज में कवर कर जाता है. अब आ जाए जनाब बी पार्ट पोर्शन पे. इसके बी पोर्शन में उसने फिर 2 पार्ट बनाए हैं. अब जरा गौर करें. ऑन 1 जून 2018 Ravi Limited deliver 500 unit of one of its product to Bravo Limited at rupees 200 per unit. 500 यूनिट 200 के हिसाब से. BL immediately paid the amount and obtained the control upon delivery. BL is allowed to return unused units within 30 days. Right to return and receive a full refund, और पैसे भी वापस मिल जाएंगे. Cost of the product is rupees 150 per unit and it uses perpetual system for recording the inventory transaction. 30th जून मतलब महीने के एंड तक 30 डेज एक्सपायर होने तक 20 यूनिट रिटर्न हो गए. ये तो बिल्कुल हमारा वही सवाल है जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले किया था. Prepare necessary journal entries in the books of RL. अब आ गई जर्नल एंट्रीज. सवाल में देखना है खुदा के लिए कि पूछा क्या गया है. पेपर में वो कभी ना बताया करो कि आपको आता क्या है. अगर रिक्वायरमेंट की तरफ जाएंगे तो एटलीस्ट एग्जामिनर को इतना तो आइडिया होगा ना कि भाई साहब ने देख लिया है कि हमने बताना क्या है. ये ना हो कि उसने एंट्रीज पूछी हो, हम कुछ और बता के आ रहे हैं, उसने कुछ और पूछा हो, हम एंट्री बता रहे हैं. यानी पिछले सवाल में बहुत सारे लोगों ने एंट्रीज पास कर दी, हालांकि स्ट्रिक्टली मना किया गया था. मैं आपको ये चीज बताता भी हूं अभी थोड़ी देर में, एग्जामिनर के कमेंट्स दिखाता हूं. चलें जी. कहता है जनाब 1 जून 30 जून के अंडर कैश ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन. पहली सिचुएशन है बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल डाटा 5% यूनिट विल बी रिटर्न्ड इन 30 डेज. और दूसरा नो रेलिवेंट हिस्टोरिकल एविडेंस. ये सवाल करवाने की जरूरत है या कर लोगे जी? कोई बंदा अपनी कंफर्मेशन दे, ये क्वेश्चन हो पाएगा या मैं करवा दूं? बिलाल भाई साहब ने कह दिया कि हो जाएगा. एनीवन? कोई ऐसा बंदा? अरहम सलीम ने कहा है कि सर करवा दें. सबको पता है कि अरहम सलीम ने क्यों कहा है, क्योंकि आज के दिन क्लास में काफी रोशनी थी. ठीक है, चले देखते हैं, देख लेते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं. मर्जी है सर. ये तो कल पता चलेगा ना. आज क्लास
फिजिकल क्लास के अंदर 2 शहजादे नहीं थे, हमने मिस किया, और इंशाल्लाह कल दोनों शहजादे पूरी क्लास के लिए कुछ दावतो ताम का इंतजाम करेंगे। चलें अभी हम फिर पढ़ते हैं। 1 जून 2018 को जनाब 500 यूनिट ट्रांसफर किए। लो मेरे भाई, ये तो अब 1 जून एंट्रीज पास करनी है। 1 जून 2018 पहली एंट्री क्या पास होगी? कैश डेबिट। कितनी अमाउंट? 500 मल्टीप्लाइड बाय 200, कितनी अमाउंट आ जाएगी? 100,000। अमाउंट कितनी आ गई? 100,000। जी मेरे भाई, तो मेरी एंट्री पास हो जाएगी 100,000 से। हमारा, मैं केस 1 पढ़ रहा हूं, पहले केस 1 करवा रहा हूं। डन। फिर हमने क्रेडिट किसको करना है? रेवेन्यू कितना क्रेडिट करेंगे? इसका 95% और बाकी रिफंड लायबिलिटी 5,000। क्लियर होगी बात? जिस दिन हम राइट टू रिटर्न वाला गुड्स सेल करेंगे उस दिन कैश या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, जितनी रिफंड होने के चांसेस हैं उसको हम फौरन ही रिकॉर्ड कर लेंगे। और साथ आपको याद होगा इसी डेट को इन्वेंट्री भी क्रेडिट करेंगे। 150 पर यूनिट है जनाब, तो 5 तो यूनिट है, मल्टीप्लाइड बाय 150 करो। 500 मल्टीप्लाइड बाय 150, 75,000। इसका 5% वापस गुड्स होने के चांसेस हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करेंगे 95% से, और राइट टू रिकवर या रिसीव एसेट डेबिट करेंगे 5% से। तो इसका 95% लो जरा, कितनी अमाउंट आती है? 71250, और 5% कितनी अमाउंट आती है? डन। 1 जून 2018 को हमारी ये एंट्री पास हो जाएगी। कैश डेबिट करेंगे, रेवेन्यू क्रेडिट करेंगे, लेकिन जितने चांसेस गुड्स के वापस होने के हैं, जितने चांसेस गुड्स के वापस होने के हैं, हमने वो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना। अब आ जाओ 30 जून को, टाइम खत्म हो गया, 30 डेज गुजर गए। सबसे पहले कहता है कि अपनी रिफंड लायबिलिटी खत्म करो। कितनी थी रिफंड लायबिलिटी? 5,000। कहता है जितना आपने कैश वापस कर दिया, अगर कैश वापस नहीं करेंगे तो रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे। कैश वापस कर दिया, कितने यूनिट वापस किए? 200, सॉरी 20 यूनिट्स वापस किए। तो यहां पर 20 यूनिट्स की वर्किंग कर लेते हैं। 20 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू की वैल्यू आएगी 4,000, और 20 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी 3,000। यानी सेल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू, और कॉस्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहता है जनाब जितना आपने रिफंड किया वो कैश क्रेडिट कर दो, बाकी की जो अमाउंट बचेगी रेवेन्यू क्रेडिट कर। तो देखो ना, 5,000 रिफंड के चांसेस थे, 4,000 रिफंड हो गया, बाकी जो 1,000 बच गया, अब तो कंफर्म हो गया कि रेवेन्यू है। फिर राइट टू रिकवर एसेट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पहले डेबिट किया हुआ है, टाइम एक्सपायर हो जाएगा, तो 3750 से
जितनी इन्वेंट्री रिफंड हुई उसको डेबिट, और बाकी जो अमाउंट आएगी दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल। ये हमारी एंट्रीज पास होंगी, और अब मेरे ख्याल में ये बात आपको सही समझ लग गई होगी। ये केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड केस में आए। सेकंड केस में वो कहता है, सर एक मिनट सर वो लिख रहा था कि जी सेकंड केस क्या था मेरे भाई, कि कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है कि रिफंड कितना होना है, देयर इज नो पास्ट एक्सपीरियंस। तो फिर हम देखते हैं कि अगर पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था तो हमने 1 जून को जो चीजें सेल की, कैश डेबिट 100,000 से, रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट 100,000 से। कहता है जनाब आप फिर एक पैसे का भी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको ये डाउट है, हो सकता है सारी चीजें वापस आ जाए, तो पूरी की पूरी रिफंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करो, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड ना करो, बल्कि राइट टू रिकवर एसेट या गुड्स टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तो हमारी 75,000 से आउट हुई है, और हम उसको रिफंड के नाम से, रिटर्न के नाम से रिकॉर्ड कर लें। अगर एक्सपीरियंस था, प्रोविजन थी, प्रोबेबिलिटी थी। अली का सवाल है कि सर इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करते हैं? बिल्कुल करते हैं मेरे भाई, एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो बिल्कुल करेंगे। अगर 5% भी प्रोविजन होती, 5% भी चांसेस होते, तो फिर हम वही 5% को रिफंड लिखते हैं, और अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो 100% रिफंड लायबिलिटी। 30 जून को एट द डेट ऑफ एक्सपायरी पूरी रिफंड लायबिलिटी डेबिट। जितने का रिफंड कैश 4,000, 20 यूनिट थे ना, बाकी रिमेनिंग सारे का सारा रेवेन्यू। सेम एज इट इज हम क्या करेंगे कि अपना राइट टू रिकवर एसेट क्रेडिट 75,000 से, जितनी इन्वेंट्री वापस आ गई, रिटर्न हो गई, जितनी भी अमाउंट रिटर्न होगी हम डेबिट करेंगे। 3,000 था शायद, और रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर देंगे 72,000 से। डन होगी बात। ये हमारे दोनों केसेस वेरीफाई हो गए। डन। एक क्वेश्चन नंबर 7 दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, इसका ए पार्ट करना था। सॉरी, आपको शायद परेशानी हुई होगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट नहीं करना था और ना ही सी पार्ट करना था अभी। ठीक है, इसका सी पार्ट थ्योरेटिकल था, वो भी हमने रेवेन्यू रिकग्निशन का था, वो भी हमने डिस्कस नहीं किया। तो इसका सिर्फ ए पार्ट तक हमने पढ़ लिया। ये कल सवाल भी इस टाइप का किया था। जी मेरे भाई, Jupiter Limited entered into 2 years contract on 1st January 2017 with the contract for the maintenance of computer network. JL has offered the following payment option. Option 1, immediate payment 200,000, अभी 2 लाख रुपया दे दो। या ऑप्शन 2 है कि हर साल के एंड में जितने पैसे बनते हैं उतने दे दो, अभी पैसे दे दो, या
जैसे एक साल होगा 1,10,000 दे देना, फिर अगले साल 1,10,000 दे देना, खत्म। रेट ऑफ डिस्काउंट है 6.596%। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, मैं बार बार कह रहा हूं, जो पूछेंगे वही बताएंगे। इन द बुक्स ऑफ अंडर ईच ऑप्शन ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब 2 साल। अगर वो डेट बता देता कि सिर्फ 2017, तो हम सिर्फ 2017 की एंट्रीज बताते हैं, बस आगे ना जाते। लेकिन इस सवाल में वो कहता है कि आपने ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब पूरे 2 साल की एंट्रीज पास करो। कॉन्ट्रैक्ट की पर ईयर वैल्यू क्या है? इस सवाल से समझ लग रही है आपको? कोई बंदा बता सकता है कॉन्ट्रैक्ट की पर ईयर एक्चुअल वैल्यू कितनी है? ये टाइम वैल्यू होने वाला कुछ 1,10,000 कि अगर हम हर साल अलग अलग पैसे देते हैं तो 1,10,000 देंगे, लेकिन अगर इकट्ठे देंगे तो 2 लाख, 20,000 का हमें फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला ही सवाल है। सबसे पहले 1 जनवरी 2017 को 1/1/17 को एंट्री पास करेंगे। ऑप्शन 1 में मैं जा रहा हूं, कैश डेबिट 200,000, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 200,000। 31 दिसंबर 17 को 200,000 मल्टीप्लाइड बाय 6.596%। कोई बंदा बता सकता है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ रही है? 13193। एंट्री पास करेंगे, क्योंकि हमने एडवांस में पैसे लिए हैं तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 13193। सेम डेट को हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मतलब ये टोटल अमाउंट हमारे पास बन गई 213,193 और 1,10,000 की लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई। 1,10,000 की लायबिलिटी, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हमारा पूरा हो गया, तो 1 साल का काम हम अपनी, क्योंकि हर साल की लायबिलिटी अगर अलग अलग करते ना तो 1,10,000 था ना, तो इसलिए कितनी अमाउंट बाकी बच जाएगी? 103,193। और यहां पर हम एक एंट्री पास करेंगे, 1 साल का जैसे ही काम कर देंगे उतनी लायबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। ये है 2017 की एंट्री। डन। अब वहाब कह रहा है कि सर ये डिस्काउंट है, हम उसको इंटरेस्ट, अल्लाह के बंदे, डिस्काउंट रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यूएम में आपको पता है कि बताया गया है कि जब प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेट ऑफ डिस्काउंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है। 31 दिसंबर 18, इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 6.596%। एनीवन के कोई अमाउंट बता दे कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 103,193 पे 6807, और आप देखेंगे कि ये एग्जैक्ट अमाउंट बनेगी जो हमारा साल का रेवेन्यू होगा, क्योंकि उसने प्रेजेंट वैल्यू लेकर ही फैक्टर दिया था। अब पहले इंटरेस्ट बुक होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 6807, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। अब दूसरा साल कंप्लीट हो गया तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी
जितनी भी रह गई 1,10,000 डेबिट कर देंगे और सारे का सारा अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे 1,10,000। नूरमा का सवाल है कि सर हमेशा एंड पे बराबर आंसर आता है? ऑलमोस्ट बराबर आता है हमेशा, क्योंकि कल हमने जो सवाल किया था वो अज्यूम करके किया था, इसलिए आंसर में फर्क आ रहा था। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारे तीनों सवाल हो गए पास्ट पेपर के जो हमने डिस्कस करने थे। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे कि अगर सेल के साथ डिस्काउंटिंग वोचर दे दिए जाएं तो क्या करना है। ठीक है, आजान भी हो रही है तो आप नमाज की तैयारी करें, तो इंशाल्लाह बाकी हम कल डिस्कस करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।